सेकंड है सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी मीन्स जो हम सनलाइट से लेते हैं उसको बोले हैं सोलर एनर्जी। तो किसकी हेल्प से लेते हैं? फोटोवोल्टिक सेल इज आल्सो नोन एज द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स लगाते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं? एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू फोटॉन्स और पार्टिकल्स ऑफ लाइट। सनलाइट की बात करें, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड द फोटोवोल्टिक इफेक्ट बाय एडमंड बैटल। उन्होंने ये दिया था कि इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल्स की हेल्प से हम एनर्जी लेते हैं फ्रॉम सोलर मींस फ्रॉम सन। ठीक है, अब देखो ये ये जो सोलर सेल्स होते हैं, दिस आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, पीएन जंक्शन पढ़े होंगे ना, उसमें फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने 11th-12th में, डायोड जो होते हैं। ठीक है, they are joined together to create a PN junction. By joining these two type of semiconductor, an electrical field is formed in the region of the junction. जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जहां पे भी इनका जंक्शन होगा, जहां पे भी ये मिलेंगे, वहां पे क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द पॉजिटिव साइड फ्रॉम द एन साइड, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। This field causes negatively charged particle to move in one direction and positively charged particle to other direction. Light is composed of photons and when light of suitable wavelength is incident on these cells, वो जो cells हैं जिसके अंदर पीएन जंक्शन है, जब उसके ऊपर कोई भी सुटेबल लाइट या वेवलेंथ की लाइट गिरेगी, ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी फ्रॉम द फोटोन इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल causing it to jump to a high energy state. ठीक है, जैसे उसके ऊपर एनर्जी जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट उसमें आ जाएगा। ठीक है, and in their excited state these electrons are free to move through the material and this motion of the electron creates an electric current in the cell. तो इस तरीके से करंट वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद है फोटोवोल्टिक सेल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मैनी डिफरेंट मटेरियल। अब डिफरेंट मटेरियल से ये फोटोवोल्टिक सेल बने होते हैं। सबसे पहला सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन मेजरली में तो यूज होता है, लेकिन और भी मटेरियल्स है जिससे ये फोटोवोल्टिक सेल बना होता है। तो ये मटेरियल का नाम आपको याद रखना है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम टेलुराइड एंड कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, CIGS को बोलते हैं। इन सब मटेरियल से वो फोटोवोल्टिक सेल्स बने होते हैं। ठीक है, अब देखो सोलर सेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्रिटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं, कौन से होते हैं ब्रिटल स्ट्रक्चर? सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, और फ्लेक्सिबल होता है सिलिकॉन, कैडमियम टेलुराइड और CIGS। ठीक है, तो ब्रिटल वाला कौन सा? सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। ओके, उसके बाद है डोपिंग। डोपिंग सुना होगा ना, सुना है सभी ने ना फिजिक्स में 11th-12th क्लास में। तो आपको याद रखना है किसकी किस चीज से डोपिंग करते हैं। Now doping of silicon layer with arsenic atom give rise to the n-type semiconductor. ठीक है, तो n-type semiconductor कब बनेगा? डोपिंग विद 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप के एलिमेंट से जब हम डोपिंग करेंगे तो n-type semiconductor बनेगा। ठीक है, एंड डोपिंग ऑफ सिलिकॉन लेयर विद बेरियम और गैलियम गिव राइज टू द p-type semiconductor। 13 ग्रुप एलिमेंट बोरोन और गैलियम, इन सब से करेंगे तो p-type semiconductor। ठीक है, एक्सेप्टर लेयर है वो। उसके बाद है क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स। दो तरह के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन जिसके अंदर एक ही उससे बने होंगे, एक ही मटेरियल से बने होंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन जिसमें डिफरेंट मटेरियल से बने होंगे, वो सोलर सेल। ठीक है, अब आता है एफिशिएंसी ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, पता नहीं तुम लोगों ने विंड के न्यूमेरिकल किए हैं क्या? मैंने बोला कि यस मैम। बन गए जो इसमें थे? यस मैम। क्या बोल रहे हो? आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, इनटू 100, ये होती है एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। एफिशिएंसी का ये एफिशिएंसी है। क्या उसके बाद और आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है? पावर अपॉन एरिया। सोलर सेल की केस में पावर क्या होती है? V इंटू आई, दैट इज द वोल्टेज इंटू करंट। ओके, बाकी जो सारी एनर्जी हम पढ़ेंगे वहां पे पावर क्या होगी बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकती हूँ। फर्स्ट ये हो गया एफिशिएंसी। इसी को मैं एलोबरेट करना चाहूँ तो
और मैं लिख सकती हूँ पावर अपॉन एरिया इंटू इनपुट इंटू 100। Yes, ma'am. इसी फॉर्मूला को मैं लिख सकती हूँ V इंटू आई डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इनपुट इंटू 100। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलाज हो गए। अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, क्वेश्चन लिखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। तुम लोग करते नहीं हो मुझे लग रहा है वैसे ना। पीडीएफ मत खोलना और आप लोग ना ईमानदारी से। चलो लिखो एन इंसोलेशन ऑफ 1000 watt per meter square incident on single silicon solar cell of area 80 centimeter square. Okay. Assuming that 5% of photons create electron hole pair. And the average energy of photons is 1 electron volt. What is the current of the cell? Current आपको निकालना है। एक मिनट दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं जिससे पूछूंगा मुझे बताएगा कि क्या क्या चीजें गिवन है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Ma'am, options दे दो। ऑप्शंस दे दो, लिख देती हूँ मैं ना प्लीज। और अपना आंसर अभी बताना नहीं, मैं पूछूंगी ना तो बताऊँ। 1.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, डी इज द 3.2 एम्पियर। ठीक है, सुरभि क्लास में हो आप? चलो अनम्यूट करो, बताओ मुझे कि क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। मैम एक तो इसमें एरिया गिवन है ओके 80 ना, सेंटीमीटर, कितना गिवन है वो भी बताते जाओ। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 सेंटीमीटर और वोल्टेज गिवन है 1। क्या गिवन है? वोल्टेज, वोल्टेज यस मैम, कितना? 1। ठीक है। और इनपुट गिवन है 1000 वाट। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मुझे फॉर्मूला बताओ। ये जो भी लिखा था, करंट इनटू वोल्टेज अपॉन एरिया। बता दो पूरा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज अपॉन एरिया
upon input into 100. यही ना? चलो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वोल्टेज नहीं। मैम पॉज हो गया है शायद। नहीं। इसका 0.4 आ रहा है क्या? हाँ है ना?
भी तो 12 से टेक्स्ट आया है ना क्लास ज्वाइन करने के लिए। हाँ रीजॉइन कर लो। फिर भी नहीं आ रहा है ये तो। Recording in progress. छोड़ के तो नहीं चले गए क्लास? नो मैम, क्या हो गया तो था? मैम छोड़ दिया था ना मेरी स्क्रीन वाइप। मैम हो गया है वो सॉल्व ना, हमने डिस्कस कर लिया। कर लिया सभी ने? यस। हाँ, शीतल से बात करी थी मैं। हो गया सभी का ना क्वेश्चन? यस मैम। किसी का नहीं हुआ तो बता दो मुझे। मैम मुझे थोड़ी दिक्कत आई है, ये पूरा नहीं आया है। वो मैं शायद पूरा नोट नहीं ना कर पाई पिछला वाला। नहीं तो नोट तो कोई नहीं, मैंने पीडीएफ में भी दे रखा है वो क्वेश्चन। तो क्या नहीं नोट कर पाए तुम? और किसी का हुआ है? नहीं हुआ है, सभी का हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? रक्षा हो गया? यस मैम। यस मैम। क्या चांद मैम आपको बताना है कि आपने पीडीएफ में देखा है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यहाँ पे ना गिवन है वो क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है आपने, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया को ना मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। और देखो यहाँ पे ना आंसर आएगा आपका 0.4, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोला, यस मैम। पेयर की बात। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और फॉर्मूला है इसका। अगर ओपन सर्किट वोल्टेज कुछ ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि ओपन सर्किट वोल्टेज आपको निकालना है, तो क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज? इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल एंड दिस अकर एट द जीरो करंट। जीरो करंट पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल होगा सोलर सेल में, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे गिवन है, दैट इज 0.06 इंटू लॉग इंड्यूस करंट डिवाइडेड बाय सैचुरेशन करंट। इससे एक बार क्वेश्चन भी आया प्रीवियस ईयर में ना, ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग करके देखना। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, काफी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद देखो सोलर कलेक्टर।
देखो एक होता है सोलर पैनल, आपने सुना होगा, और एक होता है सोलर कलेक्टर। सोलर पैनल किस लिए होता है? जो एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और सोलर कलेक्टर क्या होते हैं? सनलाइट को, सोलर एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? हीट एनर्जी में, ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सोलर पैनल को हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नाउ सोलर कलेक्टर दो तरह के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग और एक होता है कंसंट्रेटिंग। नॉन कंसंट्रेटिंग जिसमें डिस्पर्स फॉर्म में लाइट होगी, और कंसंट्रेटिंग जिसमें एक पॉइंट पे जाके वो कंसंट्रेट कर देगा पूरी लाइट को। ओके, तो नॉन कंसंट्रेटिंग के दो टाइप है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। इसके भी टाइप लिखे हुए इधर। तो सबसे पहले हम नॉन कंसंट्रेटिंग या नॉन फोकसिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या होता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम सबसे पहले बात करें। दीज कलेक्टर्स आर सिंपली मेटल बॉक्स दैट हैव, एक मेटल का बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक ग्लेजिंग होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग एज अ कवर ऑन द टॉप ऑफ द डार्क कलर। एक डार्क कलर की प्लेट होगी अंदर, उसके ऊपर एक ग्लेजिंग होगी। ग्लेजिंग क्या होता है? कवरिंग टाइप होती है ना एक, Shiny, yes, ma'am. ठीक है। द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द कलेक्टर आर कवर्ड। जो मेटल बॉक्स है उसको साइड में से कवर कर देंगे। एज क्यों? क्योंकि हमें उसको इंसुलेट करना है जिससे कि हीट का लॉस ना हो, ठीक है। नाउ सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग एंड हीट द एब्जॉर्बर प्लेट। अब वो एब्जॉर्बर प्लेट जो है वो डार्क कलर की, दिस प्लेट हीट्स अप एंड ट्रांसफरिंग द हीट टू द वाटर और एयर विच इज हेल्ड बिटवीन द ग्लेजिंग एंड द एब्जॉर्बर प्लेट, ठीक है। उन दो प्लेट के बीच में हमारा वाटर या एयर होगा। और हमें पता है कलेक्टर से हम क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। तो जैसे ही वो पानी मींस एब्जॉर्ब करेगी, ग्लेजिंग प्लेट क्या करेगी? ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर से सनलाइट पास हो जाएगी। और एब्जॉर्बर प्लेट जो नीचे है वो डार्क कलर के, वो अलाउ नहीं करेगी सनलाइट को अपने से पास होने के लिए। तो बीच में ही क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ दीज प्लेट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल दैट इज गुड कंडक्टर, यूजुअली कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। और घरों में जो हॉट वाटर सिस्टम के लिए मेजरली यही वाला यूज होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। देखो इस तरीके से, ये तो 2D डायग्राम है और कलर डायग्राम भी नहीं है। आप गूगल पे इसका डायग्राम सर्च करके देखना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे ना, क्योंकि थ्योरी बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है। अब देखो इसमें इन चीजों के क्या क्या फंक्शन है। जैसे ग्लेजिंग का क्या फंक्शन है? इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन एंड आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम। फ्लूइड ट्यूब क्या है? वो कलेक्ट करती है एनर्जी। ये सारी चीजें इसके फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। अब इवैक्यूएटेड है तो वैक्यूम का कुछ काम होगा यहाँ पे। नाउ दिस टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर यूजेस अ सीरीज ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब टू हीट वाटर फॉर यूज। पहुंच गई। ये रहा, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर ना ट्यूब्स होते हैं, तुम इसको वैसे समझने की कोशिश करना 3D में, ठीक है। These tubes are utilize the vacuum or evacuated space to capture the sun energy while minimizing the loss of heat to the surroundings. They have an inner metal tube which act as a absorber plate. उसमें तो प्लेट थी फ्लैट प्लेट, लेकिन इसमें ट्यूब की तरह वो मेटल ट्यूब है जो एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी, which is connected to a heat pipe to carry the heat collected from the sun to the water. Now this heat pipe is essentially a pipe where the fluid content are under very particular pressure. इस हीटिंग पाइप के अंदर हमारा फ्लूइड होगा जो भी हमें गर्म करना है, whether it is air और क्या है वो वाटर भी हो सकता है। At this pressure, the hot end of the pipe has boiling liquid and the cold end have condensing vapor. This allows for thermal energy to move more efficiently from one side of pipe to the other. Once the heat from the sun moves from the hot end, जो hot end है उस pipe का, to the condensing and the thermal energy is transported into the water being heated for use. तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये भी आप गूगल पे देखना, कलर डायग्राम आपको मिलेगा तो वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जो होता है, कंसंट्रेटिंग में सबसे पहला पैराबोलिक या लाइन कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं। देखो इस तरीके से होते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से लाइन में अरेंज होंगे। और पैराबोलिक इस तरीके से, पैराबोलिक शेप होगी उनकी, ट्रफ जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हो ना, थोड़ी टिल्टेड से है ये, टिल्टेड उसमें लगे हुए, ठीक है। Now these collectors are sometimes known as parabolic trough, uses the highly reflective material to collect the and concentrate the heat energy from solar radiation. अब आपने ऊपर वाले में देखा, वहां पे तो हम एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करे ना, लेकिन यहाँ पे इसको पैराबोलिक शेप क्यों दिया कि लाइट गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पे आके रुकेगी, ठीक है।
Now these collectors are composed of parabolic shape reflective section connected into a long trough. Okay, a pipe that carries water is placed in the center of this trough. ये देखो यहाँ से सेंटर में से पाइप जा रही है ब्लैक कलर का जो है, ठीक है. Now so that the sunlight collected is focused on the pipe. These are very high power. इनके अंदर बहुत पावर होती है, ठीक है. मीन्स पूरी अच्छी एनर्जी ये क्या करेंगे क्योंकि कंसंट्रेटेड है ना, इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है. और ये किसके लिए यूज होते हैं? टू जनरेट द स्टीम इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है. और ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं. उसके बाद है बेटा हमारा पॉइंट फोकस्ड और पैराबोलिक डिश, ठीक है. डिश क्या है? डिश नहीं है. ये देखो इस तरीके से होगा, वो ऐसा होगा और यहाँ पे ये एब्जॉर्बर है डार्क कलर का, और यहाँ पे जैसे सनलाइट गिरेगी तो पूरी एक ही पॉइंट पे वो होगी ना, बाउल की शेप में तुम इसको इमेजिन करो, ठीक है. ये भी इसी तरीके से वर्क करता है और ये भी स्टीम जनरेशन के लिए काम आता है, या जो लार्ज बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं उनको मूव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए. नाउ द मिरर स्ट्रिप कलेक्टर और सोलर टावर जिसको हम बोलते हैं, it is a kind of focusing collector in which large number of plain or slightly curved mirror strips are mounted on a flat base. इसमें बहुत सारे मींस प्लेन मिरर या फिर स्लाइटली कर्व मिरर को, बहुत सारे मिरर को एक फ्लैट बेस पे लगाया जाता है. Now the angle of individual mirrors are so adjusted that they reflect the solar radiation on same focal length. ठीक है, एक ही जगह पे वो सारे फोकस करे, तो सभी का प्रिंसिपल एक ही है इसमें. उसके बाद है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर बेस्ड डिश. This consists of a parabolic shaped reflector made up of small segments. The advantage of linear Fresnel lenses is that the इनके ना डायग्राम देख लेना गूगल से, ठीक है. Is that जब पढ़ने बैठोगे तब देखना, लेकिन is that the convenient mass production technique of thermoplastic material can be applied to their fabrication. तो thermoplast तो हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब आते हैं देखो कंसंट्रेशन रेशियो क्या होती है इनकी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं ना एक जगह पे लाइट को. तो क्या लाइट है, सॉरी कंसंट्रेशन रेशियो क्या होगी इसकी. सो इट इज द सोलर रेडिएशन ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय सोलर रेडिएशन ऑन सरफेस ऑफ फोकल ऑफ कलेक्टर, ठीक है. ये इसका वो होता है फॉर्मूला. अब यहाँ पे ना सभी की कंसंट्रेशन रेशियो भी बता रखे है कि अलग अलग तरीके के जो हमारे रिसीवर होते हैं जो लाइट को रिसीव करेंगे. अगर हमारा प्लेन रिसीवर है तो 1 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू होगी. अगर कॉनिकल या सिलेंड्रिकल है तो 4 to 10. रिसीवर समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर लाइट आके गिरेगी. ओके. पैराबोलिक होगा तो 10 to 100 सबसे ज्यादा देखो इसके. फिर पैराबोलिक, रिफ्लेक्टर एंड स्फेरिकल दोनों चीजें बता रखी है. रिफ्लेक्टर और स्फेरिकल रिसीवर है तो अप टू 1 लाख उसका कंसंट्रेशन रेशियो होगा, ठीक है. ये एक और सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. एनर्जी से फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे. सबसे पहले टारगेट रखो कि फॉर्मूलाज याद करो. उसके बाद है देखो सोलर पॉन्ड. सोलर पॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ही शैलो पॉन्ड होते हैं, ठीक है. 1.5 to 2 मीटर इनकी क्या होती है, डेप्थ होती है. और अब सोलर पॉन्ड इट इज अ पॉन्ड ऑफ सॉल्ट वाटर विच कलेक्ट एंड स्टोर द सोलर थर्मल एनर्जी. ये पूरा इसके अंदर ना सॉल्ट का ग्रेडियंट होता है, ठीक है. 3 जोन में हमने इसको डिवाइड किया. ऊपर का होता है अपर कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, नॉन कन्वेक्टिव जोन एंड लोअर कन्वेक्टिव जोन, ठीक है. अब देखो इसमें ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो इसमें सैलिनिटी नीचे हाई है, ऊपर कम है सैलिनिटी, नीचे क्या है, ज्यादा सैलिनिटी है. लोअर कन्वेक्टिव जोन में ये सॉल्ट सैचुरेटेड है, ठीक है. ये नॉन कन्वेक्टिव है, ग्रेडियंट जोन, जहाँ पे चेंज हो रहा है. और ये ऊपर वाला पानी एकदम क्या है, फ्रेश है, Fresh. ठीक है. अब जो नीचे हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि ज्यादा सन रेडिएशन को, ऐसा नहीं कि इसमें सनलाइट नीचे तक पास नहीं होगी, क्योंकि इसकी तो डेप्थ बहुत कम है तो नीचे तक पानी इसमें जाएगा, ठीक है. सॉरी, सनलाइट इसमें नीचे तक क्या हो जाएगी, है ना. तो ये है सोलर पॉन्ड का, यही याद रखना. ऊपर टेम्परेचर कैसा होता है, एम्बिएंट एयर, मींस कि जैसा हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, लेकिन नीचे हाई टेम्परेचर होता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं. उसके बाद आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. पढ़ा सुना ही कभी, किस किस के बीच में हुआ था ये, फ्रांस और इंडिया के बीच, है ना. 2015 में हुआ था ये. और ये कब से काम करना शुरू किया इसने, 6 दिसंबर 2017. इंडिया और फ्रांस के बीच में ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है. गुरुग्राम हरियाणा. कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती है, जो इक्वेटर के पास है, मींस कि जहाँ पे सनशाइन कंट्री, जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, ठीक है. क्योंकि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली सोलर मींस सन रेडिएशन तो आनी चाहिए, ठीक है. ऑन जून 20
2019 75 countries have signed out of which 52 countries have ratified the International Solar Alliance. इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? Let us make together the sun brighter. Okay. And in January 2016, Narendra Modi and the France president जो भी थे उस टाइम पे jointly laid the foundation stone of ISA headquarter. कहाँ पे इसका? ग्वालपाड़ी गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा में. उसके बाद आती है हमारी टाइडल एनर्जी. ठीक है, तो टाइड्स और वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मैम जो टाइड्स होती है ना, वो जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है मून की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो टाइड बनती है. तो वेव्स जो होती है, वेव्स तो वो मून का कोई इफेक्ट नहीं होता उनसे. अच्छा, वेव कैसी होती है? मतलब मैं वो पूछना चाह रही हूँ, वेव किसकी वजह से बनती है, कैसे बनती है वेव? जब विंड ब्लो करती है ना हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है. टाइड यानी कि रोज रोज टाइड उठी हुई है ना, ऊंची लहरें रोज नहीं उठती हैं. लेकिन जो हमारी ये होती है, वेव्स होती है, ये तो पानी, जैसे जैसे हवा चलती है तो पानी के ऊपर बनी रहती है ना लहरें, तो उनको वेव्स, ठीक है, वो किसकी? विंड के इफेक्ट की वजह से होती है. कि अब देखो टाइड का क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल ऑफ सन एंड मून, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल ऑफ सन which is carried out by action of sun and moon on the water of the earth is called the tide. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? टाइडल साइकिल होता है. डिफरेंस इन द वाटर सरफेस एलिवेशन एट द हाई टाइड एंड लो टाइड. कैसे हम एनर्जी करते हैं? क्योंकि लो टाइड और हाई टाइड हमने समझा था ना कि लो टाइड बहुत ऊंची जाएंगी और जब नीचे आएंगी तो उस टाइम पे क्या करते हैं? एनर्जी कैप्चर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी. अब देखो दो तरह की टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं या हाई टाइड बोलते हैं. आपको ये याद रखना है कि उस टाइम पे पोजीशन कैसी होती है अर्थ, मून और सन की, वो एक ही उसमें होते हैं. ठीक है, एक ही लाइन में होते हैं तीनों. तो उस टाइम पे होती है हमारी स्प्रिंग टाइड, स्ट्रॉन्ग टाइड, हाई टाइड उनको बोलते हैं. और कब होती है? फुल मून जब होता है. ठीक है, उसके बाद है लो टाइड. कब होंगी? व्हेन द अर्थ, इस तरीके से अगर उनकी अलाइनमेंट होगी 90 डिग्री पे, अर्थ बीच में होगी, सन इधर होगा और मून इधर होगा, तो कैसा होगा हमारा? लो टाइड, वीक टाइड या निप टाइड इनको बोलते हैं. ठीक है, और ये कब होंगी? ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर मून एंड लास्ट क्वार्टर मून. फुल मून पे हमारी टाइड्स होंगी. हाँ, मैम वो ऊपर जो वो डायग्राम बनाई हुई है उसके नीचे लिखा हुआ है क्या? स्प्रिंग टाइड में, स्प्रिंग टाइड. हाँ, ये जो डायग्राम है मैम ऊपर करना थोड़ा. हाँ, इसके नीचे लिखा हुआ है ना. कुछ नहीं लिखा हुआ उसके नीचे. ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ. ये जो मैंने बोला है ना वही लिखा हुआ है. When the earth and gravity. When the earth and gravitational pull of earth, ये moon and sun, ये एक ही उसमें आ जाते हैं, तो millions of gallons of water flow towards sea. कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? लैंड की तरफ जाएगा ना हाई टाइड में, है ना? Yes, ma'am. और लो टाइड में लैंड एरिया से वापस सी की तरफ जाते हैं. यही लिखा हुआ है उसके नीचे. इतना तो वो कर सकते हो ना तुम, इलेबोरेट सेंटेंस को कि क्या लिखा होगा इसके नीचे. ठीक है, मैम नोट्स में है. हाँ ये है. ये उसने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं बच्चे ने ना, जिससे लिखे थे. चलो भाई, उसके बाद है ये होगी हमारी वीक टाइड्स इसको बोलते हैं. अच्छा, एक और चीज है कि टाइडल एनर्जी क्या है? ज्यादा प्रिडिक्टेबल एज कंपेयर टू द सोलर और विंड एनर्जी. इसका क्या मतलब है? हमें पता होता है ना, हमें पता होता है किस टाइम पे टाइड आएगी, लेकिन विंड का तो कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, कब विंड चलेगी कब नहीं चलेगी. कैसे पता होता है कि कब आएगी टाइड? क्योंकि फुल मून पे हमें पता है ना कि हाई टाइड होगी. क्योंकि फुल मून का हमें पता होता है ना कि कब पूरा चांद दिखेगा. ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है. पूर्णिमा होता है मैम जो 15 डे पे होता है. तो 1 मंथ पे. म्यूट कर लो आप ना.
क्या तो क्या होगा कि इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी का हम नहीं बता सकते ना। अब देखो बेटा, एक दिन में 2 हाई टाइड आएंगे और 2 लो टाइड आएंगे, ठीक है। एक टाइडल साइकिल में क्या होगा, एक हाई टाइड होगी और एक लो टाइड होगी, ठीक है, एक टाइडल साइकिल में। तो एक दिन में कितनी टाइडल साइकिल होंगी? दो। जब एक टाइडल साइकिल में एक हाई टाइड है और एक लो टाइड है, और एक दिन में 4 होगी ना मैम? हाँ, तो एक दिन में 2 हाई 2 लो होगी तो 4 हो जाएगी टोटल। तो 2 टाइडल साइकिल होंगी ना यस मैम। एक दिन में, ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो, टाइम टेकन फॉर पर टाइडल साइकिल, जो एक दिन में 2 टाइडल साइकिल होती है उनमें से हर एक टाइडल साइकिल कितना टाइम लेगी, 12 आवर्स एंड 24 मिनट्स। और पूरे दिन की अगर हम बात करें तो इट विल 24 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ये टाइम, ये क्वेश्चन भी है मैम प्रीवियस ईयर का। अच्छा टाइम वाला। हाँ, ये 12 आवर्स और 24 मिनट हाँ। पूछा। ठीक है, अब चलो देखो बेटा, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सभी के सेम लगेंगे, ठीक है। इसका है हाफ रो ए जी एच स्क्वायर, वहां पे वी क्यूब था, यहाँ पे एच स्क्वायर है, ठीक है। विंड में वी वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे एच क्या है, देखो ई क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी है ना, यस मैम। क्या वहां पे क्या थी, वो कौन सी एनर्जी थी, पावर थी ना वहां पे, तो हम कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, वैसे भी काइनेटिक एनर्जी चल रही थी वहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 टाइडल साइकिल है ये। यस मैम। ये 1 टाइडल साइकिल के, ये चीज याद रखना कि कैसे क्वेश्चन आएगा। एच क्या, हमारा वर्टिकल टाइडल हाइट रेंज, मीन्स की कितना ऊपर जा रही है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है। देखो ये जो है ना पूरी हाइट किस तरीके से, एच हो गई Yes, उसकी हाइट। उसके बाद एरिया क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द बैरेज, जहां पे हमने अपना पूरा लगाया है, जो कैप्चर करेंगे हम टाइडल एनर्जी को, उसका कितना एरिया है, वो बेसिन एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद है रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर उसने क्वेश्चन में डेंसिटी मेंशन कर रखी हो तो वही वाली डेंसिटी लेना, अदरवाइज तो 1000 ले लेना पानी की, yes मैम। क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसी तरीके से जी की वैल्यू अगर तो क्वेश्चन में मेंशन किया अभी 9.8 है तो 9.8 ही लेना, नहीं तो 10 लेके अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लेना। यस मैम। तो ये एनर्जी देखो, ये तो क्या थी, एक टाइडल साइकिल की थी ना, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक दिन में कितनी होगी, इंटू 2 कर देंगे हम, into 2 yes मैम। ठीक है। और देखो बेटा, अब ये जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी फॉर सिंगल हाई टाइड इंटू 2 कर दिया हमने, ठीक है। हम लो टाइड को कंसिडर नहीं करते, 4 नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लो टाइड में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती ना, वो कहाँ से एनर्जी देगी, ओके। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सब कुछ गिवन होगा, एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, बस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला में रखोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करके देख लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि बाद में कोई मिलेगा नहीं तुम्हें डाउट क्लियर करवाने के लिए। उसके बाद है हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो पावर कौन सी एनर्जी होगी अब, मैम ये एनर्जी फ्रॉम वाटर। टाइड भी वाली भी वाटर से थी वैसे तो। मैम मैम ग्रेविटेशन। इसमें हम वो करते हैं डैम कंस्ट्रक्ट करके तो पानी पीछे हाँ, जो करेंगे डैम तो से सकते हैं। डैम से बनाते हैं ना, जो डैम बना के वहां से पानी को गिराते हैं, ठीक है, उसको हम टरबाइन पे। it obtain the energy from falling water and convert them to generate electricity. Conversion is done by turbine in which it convert the potential energy of falling water into mechanical energy, ठीक है। फिर वो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब साइज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट किस पे डिपेंड करेगा, जो भी लगा रहा है, मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लगा रहा है तो वो अपने जितनी उसको जरूरत है बिजली की उतने उस हिसाब से लगाए, कोई स्टेट ने लगाया तो वो उसके हिसाब से लगाएगी, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर साइजेस। माइक्रो हाइड्रो पावर किसको बोलेंगे, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 किलोवाट, जैसे कि पावर होम्स एंड फार्म्स।
ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर 100 किलोवाट टू 300 मेगा जूल, ठीक है, मेगावाट, सॉरी नॉट जूल, पावर है ना ये, और लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी ऑफ मोर देन 300 मेगावाट। ओके, अब देखो यहाँ पे ना डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर ऊंचा ही होता है ना, डैम तो ऊंचा होता है ना, वहां से हम पानी को नीचे गिराते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखें। कब करेंगे स्टोर? जब लो डिमांड होगी, जब हम पानी की डिमांड हमने पूरी कर दी उसके बाद ही तो हम स्टोर करके रखेंगे ना डैम में पानी को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे उस पानी को, वाटर रन्स डाउन हिल, ठीक है। यहाँ पे वाटर रन्स थ्रू द टर्बाइन, ये टर्बाइन ये रोटेट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैकेनिकल वो होगी, और फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मैम स्मॉल हाइड्रो की कितनी है? 100 किलोवाट टू 30 मेगावाट, हाँ मेगावाट, और उसकी मोर देन 3 मेगावाट, हाँ मोर देन 30। अब देखो इसका पावर का क्या फॉर्मूला है, रो क्यू एच। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, वाटर, क्यू क्या है यहाँ पे, फ्लो रेट है, Yes, ma'am. जी क्या है, एक्सपेडिशन ग्रेविटी, एच इज द फॉलिंग हाइट, हेड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आपको ना समझ नहीं आएगा कि क्या चीजें गिवन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेम से गिवन है। अब जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो उसपे इंसोलेशन को एक इंसिडेंट लिखा होगा कहीं, जो सनलाइट आ रही है ना, जो इनपुट है, इनपुट तो लिखा ही नहीं होगा कहीं पे, इंसोलेशन, इंसिडेंट, अलग अलग नाम से लिखा होगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला में रखोगे, पावर यहाँ से निकाल लोगे। मैंने पावर आपको बताया था क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी हम उसको बोल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे चेंज किया, फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू रो क्यू जी एच, टाइम भी लिख सकते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं, रो वी जी एच। वी का क्या मतलब है, वो वॉल्यूम, क्योंकि क्यू इनटू टाइम क्या होता है, वॉल्यूम होता है। Yes, ma'am. एफिशिएंसी अगर निकालनी होगी तो पावर निकाल के उसके अंदर एफिशिएंसी हम इनटू कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। Yes, ma'am. उसके बाद हमारा मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक पावर जनरेशन, एमएचडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब एमएचडी क्या है, जिसमें हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विदाउट एनी इंटरमीडिएट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इट इज गिवन बाय माइकल फैराडे, जिन्होंने किसकी बेसिस पे दिया था इसको, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो मैग्नेटो हाइड्रो का क्या मतलब है, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और हाइड्रो मींस कुछ वर्किंग फ्लूइड, लिक्विड भी कुछ चीज होगी, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम जनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द एमएचडी, ठीक है। अब देखो क्या फैराडे लॉ क्या बोलता है इसमें, वैसे ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी, व्हेन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उससे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड से, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन इट व्हिच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। Now the flow of conducting plasma through a magnetic field causes a voltage to be generated across the plasma perpendicular to the plasma flow and the magnetic field। ये इस तरीके से, यही तो होता है ना राइट हैंड रूल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, इस तरीके से करते हैं। ये कुछ एडवांटेज लिखे। अब देखो दो तरह का होता है एमएचडी में ना, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, इन दिस एटमॉस्फेरिक एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ coal is first processed and burned in the combustor at high temperature of about 2700 degree Celsius. Then a seeding material such as, अब seeding material आपको याद रखना है इसमें क्या यूज करते हैं ओपन साइकिल में, दैट इज अ पोटेशियम कार्बोनेट और सीजियम, क्योंकि इनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये कम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेते हैं, आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दे आर इंजेक्टेड टू प्लाज्मा टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करनी है ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड में हम पास करेंगे उसको। द रिजल्टिंग मिक्सचर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट हाई वेलोसिटी एंड देन पास टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एमएचडी जनरेटर। इसी तरीके से अभी ऊपर प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना। नाउ ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, अब हाई टेम्परेचर पे गैसेज एक्सपैंड होंगी, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव टू द इलेक्ट्रोड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट।
दिस गैस इज देन मेड टू एग्जॉस्ट थ्रू द जनरेटर। तो जो गैस हमने यूज की है उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इस सेम गैस को हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ओपन साइकिल बोलते हैं। क्योंकि क्लोज साइकिल में अभी हम देखेंगे कि उसी चीज को हम दोबारा भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्लोज साइकिल में क्या होता है, इन दिस केस इनर्ट गैस और लिक्विड मेटल इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड टू ट्रांसफर द हीट। क्या यूज करते हैं हम इसमें? वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? इनर्ट गैस और लिक्विड मेटल, ठीक है। इनर्ट गैस में क्या होगा? आर्गन, हीलियम, ठीक है। इनको हम किसके सीडिंग का मतलब है उसके अंदर हम डालते हैं सीजियम और पोटेशियम, रिजल्टिंग द फ्लूइड इज पास थ्रू एमएचटी एट हाई स्पीड। नाउ लिक्विड मेटल सिस्टम, द कैरियर गैस argon and helium is used, which is seeded with liquid metal sodium, resulting the fluid to pass through MHD at high speed. Working fluid is recycled to the heat source and can be used again. इस working fluid को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्लोज साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू के साथ तो एक ही बार आया, लेकिन ये रिलेशन से क्वेश्चन आता है। पावर इज इक्वल टू 1/4, ये इसको क्या बोलते हैं सिंबल को? सिग्मा। सिग्मा बी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी इंटू ए, ठीक है। बी क्या है हमारे यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग फ्लूइड। डी क्या है? डायमीटर और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। एरिया इज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स एंड यू इज द फ्लूइड वेलोसिटी। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि सिंबल किस चीज का है ये। तो वोल्टेज का एक अलग फॉर्मूला होता है बी डी यू, दैट इज द बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी क्या है हमारे यहाँ पे? डायमीटर इंटू यू इज द फ्लूइड वेलोसिटी। अगर पावर पर यूनिट वॉल्यूम पूछ लेगा तो क्या करोगे? डी और ए को इधर ले आएंगे हम नीचे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इंटू एरिया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ना बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करने, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप लोग सब पढ़ के चले जाओगे, लेकिन क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एफिशिएंसी देखो इस तरीके से निकलेगी। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पावर का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा, एरिया के साथ कैसा, डायमीटर के साथ कैसा रिलेशन है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये दे देगा 4 ऑप्शन में, तो फ्री के 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो उसकी बात आती है वेव एनर्जी, जो वेव थी ना, दैट इज जनरेटेड बाय द विंड ब्लोइंग ओवर द ओशंस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेव एनर्जी। व्हेन विंड ब्लो अक्रॉस द सी सरफेस ट्रांसफर एनर्जी टू द वेव्स। द एनर्जी आउटपुट इज मेजर्ड बाय वेव स्पीड, कितनी स्पीड है उसकी, हाइट कितनी है उसकी, डेंसिटी कितनी है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होगी तो ज्यादा हम पावर क्या कर पाएंगे? प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारी एक वेव है, ऊपर जो ऊपर उठी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट होता है, CREST, है ना, ठीक है। और नीचे जो होता है वो ट्रफ। अब देखो क्रस्ट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। हाइट क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एक क्रस्ट की जो हाइट है ना, वो एम्पलीट्यूड होता है। इसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरी वेव की हाइट आ जाएगी हमारे पास। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास अ फिक्स पॉइंट। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, है ना, यही तो होता है ना, पर सेकंड में आती है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड विद विच वेव्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ मूविंग पास्ट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट को जब वो क्रॉस करेंगी, किस स्पीड से वो करे, दैट इज द वेलोसिटी। स्टीपनेस क्या होगी? द रेशियो ऑफ द हाइट टू द विड्थ। एम्पलीट्यूड मैंने बता दिया क्या होगा? हाइट का हाफ होगा, और हाइट क्या होगा? एम्पलीट्यूड का ट्वाइस होगा, ठीक है। देखो ये वेव एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला है ना जो लास्ट वाला, यहाँ से क्वेश्चन आता है 1000 इंटू टी इंटू एच इंटू एल स्क्वायर। टी क्या है हमारे यहाँ पे? टाइम पीरियड है,
ठीक है, एच क्या है, वेव हाइट है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ वेव या वेव लेंथ इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो डेरिवेशन है, यहाँ पे डेरिवेशन पे मत जाना। ओके, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि तुम्हें डेंसिटी की भी वैल्यू पता है, जी की भी वैल्यू पता है, पाई की भी वैल्यू पता है, तो देखोगे ना इसको तो 1000 आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो। उसके बाद होता है ओटेक। ओटेक पढ़ा है आप लोगों ने, बताओ क्या होता है ओटेक? ओटेक क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का सरफेस में और हाँ सरफेस में और बॉटम में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको यूटिलाइज करके हम वो भी उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हम मिनिमम बॉइलिंग लिक्विड, जो ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम होता है, जैसे अमोनिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे स्टीम जनरेट करके तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में महिमा क्या होता है ओटेक? बताओ तोयबा, तोयबा नहीं आया समझ मैम, सुना नहीं उन्होंने इतना समझाया भी? नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो ओटेक क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, कि ओशियन में जो समझ में आया था टेम्परेचर मैम। डिफरेंस है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लेके चलेंगे, और हमें पता है कि लेयर जो होती है वाटर की, किसी भी वाटर बॉडी में ऊपर का टेम्परेचर कैसा होता है, अगर गर्मी है तो गर्म होगा और नीचे का एकदम ठंडा होगा ना, तो उसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। So it works on the thermodynamic principle. The temperature difference is used first as a mechanical energy to rotate the turbine, and after that, generator will convert that mechanical energy into electrical energy. ठीक है, अब देखो ये ओटेक फ्रेंड क्या करेंगे, दे विल पंप लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीप, जो नीचे ठंडा पानी है ना उसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, एंड सरफेस सी वाटर टू रन अ पावर साइकिल एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एनर्जी फ्रॉम सन रीच एंड हीट्स द सरफेस वाटर ऑफ ओशन, ये हमें पता है ये सारी चीजें ना। अच्छा, आपको बेसिकली याद रखना है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, 20 डिग्री। अब देखो वार्म सरफेस वाटर जो है इस पंप थ्रू अ इवेपोरेटर व्हिच इज कंटेनिंग अ वर्किंग फ्लूइड, the vaporized fluid, that is the ammonia and propane, drives a turbine or generator. The vaporized fluid is turned back to a liquid in a condenser cooled with cold ocean water pumped from deeper in the ocean. हम उसको कंडेंसर में भेज देंगे, कंडेंसर में कैसा पानी, ठंडा पानी है जो कि ओशन से लिया हमने। ठीक है, now the OTEC system using sea water as a working fluid can use the condensed water to produce the desalinated वाटर। तो डिसैलिनेशन भी हो जाएगा ना इसका, क्योंकि डिस्टिलेशन पता है ना आप लोगों को कैसे होता है ना, तो सॉल्ट को रिमूव करते हैं ना, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 2.5%। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हॉट टेम्परेचर इनटू 100। ठीक है, ये भी देखो अब दो तरह की होती है, ओपन साइकिल को क्लोज साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और क्लोज साइकिल, और क्लोज को एंडरसन साइकिल बोलते हैं। ओपन में क्या होता है, इन दिस साइकिल द ट्रॉपिकल ओशन वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन warm sea water is placed in a low pressure container, it start boiling. ठीक है, the expanding steam drives a low pressure turbine attached to the electrical generator. The steam which is left its salt behind in a low pressure container is almost pure, क्योंकि उसने salt तो पीछे रह गए, और वो जो वेपर बनेगी, स्टीम बनेगी, वो प्योर फॉर्म की होगी ना, क्योंकि वो है ना, सॉल्ट थोड़ी ना उड़ जाएंगे, वेपर तो नहीं बनते ना, सॉल्ट तो नीचे ही रह जाते हैं। ठीक है, in a low pressure is almost pure fresh water and again condense back to liquid by exposing to the cold temperature। तो उसको हम दोबारा से कंडेंस कर लेंगे।
फिर एंडरसन साइकिल, रैंकाइन साइकिल भी बोलते हैं इसको, इनके नाम याद रखना। जो क्लोज साइकिल होते हैं, इट यूजेस द फ्लूइड विद लो बॉइलिंग पॉइंट सच एज अमोनिया टू रोटेट अ टर्बाइन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। Warm surface sea water is pumped through a heat exchanger where the low boiling point fluid is vaporized. The expanding vapor turns the turbine and generator. ठीक है, तो यही सारे इसमें डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस इसके अंदर चलता है। ठीक है, देखो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था assertion रीजन का। लार्ज स्केल ओटेक डेवलपमेंट मे नॉट बी गुड फॉर एनवायरमेंट। रीजन दिया था रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ओशन डेप्थ इनटू एटमॉस्फेयर could increase the greenhouse effect। क्या ये दोनों सही है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसका आंसर बताओ। इससे कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है? इससे तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या क्या? इसमें लिखा है ना लार्ज स्केल में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, लिखा है ये। हाँ, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ओशन डेप्थ। तो इससे ओटी इसी से मतलब कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड तो जनरेट होगी? नहीं, मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ अभी। अगर आपका अपना आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ। मैं सही आंसर नहीं बता रही हूँ अभी, मैं तो पूछ रही हूँ आप लोगों से। गुड फॉर रिलीज ऑफ क्या है इसका? अपने आप म्यूट करके अपने मन में सोचो, बाकी लोग भी सोच रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। क्या लगता है आपको, बताओ। मैम A is true and B is false। ए ट्रू है, क्यों दीक्षा? क्योंकि मैम दिस इज नेचुरल, अगर ओटेक है तो इसका डेवलपमेंट हम पर्सनली थोड़ी ना कर रहे हैं। मींस कि इट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट ना। यस मैम। हाँ ठीक है, कोई भी मतलब कुछ भी तुम ओशन में जाके कर रहे हो तो गुड तो नहीं है। ठीक है, एक ये रीजन जनरल सा मान लो, और तो रीजन अभी बताएंगे हम आपको। क्या रीजन ठीक है गलत है, कहाँ से ग्रीन हाउस गैस निकलती है इसमें से? मैम अगर DMS होता तो शायद ठीक होता। CO2 फ्रॉम ओशियन तो मैम डिपोजिटरी है ना मैम ये तो। ठीक है, डीएमएस तो ठीक है, कोई नहीं हो तो। लेकिन इसने तो यहाँ CO2 का नाम लिया ना, ग्रीन हाउस गैस बोला है। शीतल बताओ, लास्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। मैम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। कैसे, कहाँ से आई कार्बन डाइऑक्साइड? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, ये तो इसमें लिखा ही हुआ इन्होंने। मैम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में होती है ना, ओशियन के वाटर में ऑलरेडी बाइकार्बोनेट। देखो रीजन इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो ठंडा पानी एकदम नीचे से लेके आ रहे हैं ना, और जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तो CO2 की कंसंट्रेशन नीचे इंक्रीज होती है ना, ऊपर तो ऑक्सीजन रहती है ज्यादा, है ना। तो जब वो ठंडा पानी नीचे से ऊपर लेके आओगे तो उसके साथ CO2 भी बहुत आएगी ना बाहर। तो इट कैन रिलीज द CO2 फ्रॉम ओशन डेप्थ इनटू एटमॉस्फेरिक, दैट कुड इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि CO2 तो एक ग्रीन हाउस गैस है। मैम ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ करेक्ट है ये, इसी की वजह से दैट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। एक जनरल इंसान से हम पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा भी नॉट गुड, क्योंकि कुछ भी तुम नेचुरल इकोसिस्टम में जाके छेड़छाड़ कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। बट ये यहाँ पे जो बात कर रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन कि क्यों गुड नहीं है, क्योंकि ये CO2 की कंसंट्रेशन को ज्यादा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, आ गया समझ। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ भी आ जाए। फिर आती है बेटा हमारी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वही होती है जो अर्थ के अंदर से की जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, देखो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं। हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर हम 30 to 40 मीटर, किसका अनम्यूट है भाई?
टीवी टीवी देखते हुए कौन पढ़ रहा है? टीवी देखते हुए कैसे पढ़ लेते हो? ठीक है, तो देखो जब हम अर्थ के अंदर 30 to 40 मीटर जाएंगे तो उस पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पता है ना ये चीज। ओके, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बता सकते हो ना? यस मैम। मैंने बोला 40 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा था, बताओ 1 किलोमीटर में, उस मीटर को किलोमीटर में चेंज करके बता दोगे इजिली। जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और ये भी एक कोई जनरल सी इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, लैटिट्यूड्स डिग्री में होते हैं ना, 23.4 डिग्री लैटिट्यूड, तो वो एक लैटिट्यूड में कितना डिस्टेंस होता है? 1100 मीटर। ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में ना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो एग्जॉस्टेबल एनर्जी है, जो खत्म होने के चांसेस है जिसके, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सबसे पहले हम कोल की बात करेंगे। सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। बताओ भाई कौन सा अच्छा ग्रेड का कोल होता है? महिमा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट मैम। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस। और देखो कोल के अंदर क्या क्या चीज होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। और कहाँ कैसे बनता है कोल? ड्यू टू फॉसिलाइजेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, दैट इज द टेरिडोफाइट्स, फन प्लांट। ये नाम याद रखना, कौन से प्लांट से? टेरिडोफाइट से, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स हमेशा कहाँ, कौन सी रॉक्स में मिलेंगे? सेडिमेंट्री में, इग्नियस या मेटामॉर्फिक में नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि इग्नियस तो खुद इतने हाई टेम्परेचर से बनती है ना, वो तो मैग्मा के कूलिंग से बनती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक तो शेप चेंज करके बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। सो कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, अगर हम बोले तो ये कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम एंथ्रासाइट की बात करें, इट इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल। इट इज हार्ड, ब्रिटल एंड ब्लैक। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे ना, हर 2-3 के बाद क्वेश्चन आते ही है। कभी कार्बन कंटेंट पूछ लेगा, कभी एश कंटेंट, कभी हार्ड है कि क्या है, मीन्स कौन सा अच्छा ग्रेड का है, कुछ भी क्वेश्चन, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। इस बार आया था मैम। इस बार भी आया हुआ है। हाँ मैम, ये सीरीज पूछ रही थी कि किसमें सबसे ज्यादा कार्बन। हाँ, वो कुछ ना कुछ पूछ ही लेगा इसमें से, ठीक है। एस कंटेंट में पूछा था। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें तो इसके बारे में लिखी है। बिटुमिनस उससे कम रैंक का होता है, ठीक है। नीचे मैं वो बता देती हूँ तुम्हें। देखो एक पीट भी होता है, पीट। पीट क्या होता है? पीट कोई ट्रू मींस एक्चुअल में कोल नहीं होता, बट इट इज अ प्रिकर्सर टू कोल। पीट हमने सॉइल भी पढ़ी है ना, पीट सॉइल होती है जो ब्लैक कलर की होती है एकदम। इट इज सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पार्शियली प्लांट मटेरियल एंड डिपॉजिटेड मिनरल मैटर। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर दोनों होते हैं। जब हम पीट को हाई प्रेशर के अंदर रखेंगे तो इट विल फॉर्म द कोल, अदरवाइज इट इज नॉट अ कोल। अब देखो भाई, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम किसमें होगा? एंथ्रासाइट में। उससे ज्यादा होगा बिटुमिनस में, उससे ज्यादा होगा लिग्नाइट में, उससे ज्यादा होगा पीट में। शीतल म्यूट कर लो। कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये देखो यहाँ पे सारी चीजें का एक वो बना रखा है, टेबल बनवा रखा है। तो यहाँ से आप लोग देख लोगे कि ऐश किसके अंदर ज्यादा होती है, किसके अंदर होती है सबसे ज्यादा ऐश? लिग्नाइट के अंदर, ठीक है बच्चे। मैम एक चीज बताना, आपने अभी बताया कि पीट को हीट करने से वो कोल बनता है क्या? हाँ, हाई प्रेशर और हीट देंगे। हाई प्रेशर जब पीट को देंगे तो वो कोल में कन्वर्ट होगा। हाँ जी मैम। सल्फर सबसे ज्यादा किसमें होता है? सल्फर बताओ किसमें होगा सबसे ज्यादा सल्फर? हाई ग्रेड क्यों बोलते हैं जिसको, और लो ग्रेड क्यों बोलते हैं, किस बेसिस पे बोलते हैं?
क्योंकि पीट में लिग्नाइट सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। क्या? पीट में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है ना। बताओ भाई किसमें होगा? एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में। तो बिटुमिनस में बता रहे हैं मैम, ये तो लेस देन इक्वल टू 2%। बिटुमिनस में, लिग्नाइट में है ना? इग्नाइट में, यस मैम, लिग्नाइट में 1%। हाई सल्फर कंटेंट। ठीक है, बट मैम मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था उधर बिटुमिनस लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर का। तो मैम ये सब बिटुमिनस में भी तो 2% है, रुको 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 लेस देन इक्वल टू 2%। ये रहा ना 0.7 से 4% और फिर है सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट एंड देन एंथ्रासाइट में सबसे कम है। मैम तो सब बिटुमिनस में ज्यादा हुआ, किसमें सब बिटुमिनस में मैम, सेकंड लास्ट में, क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा हुआ ना सल्फर। देखो इसमें यहाँ पे 4% तक है। नो मैम, मैम वही बात है, सब बिटुमिनस में बिटुमिनस लेसर देन इक्वल टू बोल रहा है ना, तो बिटुमिनस में ज्यादा होगा सल्फर। तो मैं बिटुमिनस ही तो बोल रही हूँ। मैम वो लोग बोल रहे हैं ना अच्छा रक्षा देखो यहाँ पे 4 लिखा है ना, ये लेस देन इक्वल टू है, लेस मैम, देन मुझे एकदम से लगा वो 0.4 है। नहीं 0.7 से 4%। ठीक है, ये 1% है। यहाँ पे भी लिखा है ना सल्फर होगा बिटुमिनस में। बिटुमिनस में उसके बाद देखो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला तो याद मत करना तुम, CH 0.8 होता है, ये पूरा उसको इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। बस ये याद रखना कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सल्फर, ये ठीक है। कोल के अंदर क्या होते हैं? हाई परसेंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट इट हैज अ लो परसेंट ऑफ ओनली हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखो कोल से प्रॉब्लम क्या है? में सल्फर से तो प्रॉब्लम है ना, यस मैम, कोयला जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो सल्फर से प्रॉब्लम है भाई। कहाँ से निकलता है? सोक सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से निकलता है ना, यस हाँ, मैम, वहां पे कोल बर्न होता है इसलिए। तो क्या करेंगे कि उसको एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उस गैस में से हम सल्फर को रिमूव कर लेंगे। सो टू रिमूव द SO2 फ्रॉम द पार्ट ऑफ कोल बर्निंग पावर प्लांट, स्क्रबर्स आर यूज्ड। In most scrubbers, limestone is mixed with water and sprayed into the coal combustion gas. जो बाहर निकल रही है ना गैस, उसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। Now this limestone capture the sulfur and pull it out of the gases. In this way, sulfur is trapped and prevented from escaping into the air. ठीक है, तो फिर हमारी एयर में सल्फर नहीं होगा। ओके, सेकंड आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या है? इट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी डार्क ब्राउन, येलो, ग्रीन इन कलर। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, अब देखो वंस अ होल इज ड्रिल्ड एंड ऑयल इज फाउंड, इट इज देन पाइप टू द सरफेस, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। नीचे से पेट्रोल तो नहीं निकलता है ना, ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं। बाद में रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल ये सारी चीजें बनती है, लेकिन नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है। ठीक है, देखो सॉलिड फॉर्म में कोई फॉसिल फ्यूल निकलेगा तो वो कोल होगा, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा तो वो क्रूड ऑयल होगा। ठीक है, ऊपर आके सारी चीजें पेट्रोल बनती है, या इसको हम देखेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें सारे प्रोडक्ट बनेंगे इस क्रूड ऑयल को जब हम डिस्टिल करेंगे। नाउ दिस क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेड टू द रिफाइनरी दैट हीट्स अप ऑयल एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड सॉर्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल। ठीक है, सच एज पेट्रोल, जेट फ्यूल एंड डीजल, इन सब में ये क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये ना डायग्राम आप लोग नेट से सर्च करना, कलर डायग्राम होगा यहाँ पे, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी और का लिखा हुआ है तो आप अपने एक बार खुद से बना लें इसको। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये सारी चीजें सेपरेट आउट हो जाती है। और आपको याद रखना है कि C1 to C4 क्या चीज होती है? LPG। कितने कार्बन होते हैं उसके अंदर?
C5 to C9 नेफ्था एक केमिकल होता है, ये सारी चीजें क्रूड ऑयल से बनी है, ठीक है। C5 to C10 गैसोलीन, C10 to C16 केरोसिन, जेट ऑयल भी बनता है। C14 to C20 डीजल होगा, C20 to C50 ल्यूब्रिकेंट्स बनेंगे कुछ वैक्स फॉर्म में, C20 to C70 हैवी फ्यूल ऑयल जो शिप्स में यूज होता है, ठीक है, और C70 से अब होगा बिटुमिन या एस्फाल्ट, ठीक है। इसकी सीरीज में आपको याद रखना। और अब देखो गैसोलीन को अगर गैसोलीन जो है हमारा उसका पेट्रोल में कंसेंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो दो मेथड होते हैं, एक होता है क्रैकिंग और एक होता है एल्काइलेशन। क्रैकिंग में क्या होता है, हम लार्ज एल्केन को तोड़ते हैं छोटे में, एल्केन एंड एल्कीन, ठीक है। एल्यूमिना सिलिकेट इम्प्रेग्नेट विद पोटेशियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। बस आपको ज्यादा इसकी केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, बस क्रैकिंग एल्काइलेशन याद होना चाहिए। क्रैकिंग में हम क्या चीज यूज करते हैं, इस एल्यूमिना सिलिकेट का नाम याद रख लेना, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या होता है, छोटे को हम बड़े में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, दो मेथड है गैसोलीन का फ्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए इन पेट्रोलियम, जिससे कि 20% गैसोलीन इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। अब देखो और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं गैस इसके क्रूड ऑयल के। एक होते हैं इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है, कहीं से तुम कच्चा तेल अगर लेके जा रहे हो और अगर उसमें ऑयल स्पिलिंग हो गई, ठीक है, शिप्स में होता है ना कई बार कि लीक हो गया है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों होता है वो, एक तो क्या करता है वो लाइट सनलाइट को कट ऑफ कर देता है। सेकेंड वन इसके अंदर BTX होता है, दैट इज अ बेंजीन टॉल्यूइन एंड जाइलिन, ठीक है। अब ये बेंजीन टॉल्यूइन जाइलिन क्या है, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड होता है क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि हमें पता है ना कैंसरस होते हैं। अब हम तो वहां पे नहीं रहते पानी के अंदर, लेकिन जो वहां पे सी ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब देखो प्योर ऑयल इज मोर हार्मफुल देन क्रूड ऑयल। प्योर ऑयल जो है ना, रिफाइंड ऑयल जो है वो ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो पता है ना, मैं रिफाइंड कोई भी चीज है तो वो बहुत हार्मफुल है। ये तो डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल भी तो क्यों बोलते हैं ना कि डीजल को यूज नहीं करना, बैन भी लग गया ना शायद मेरे ख्याल से, तो पता है आप लोगों को डीजल व्हीकल्स पे। यस मैम। अभी तो नहीं लगा। यस मैम, 4 साल के बाद मैम हो जाएगा, 2027 तक बोला हुआ है। हाँ मतलब कुछ चल रहा है ना, मतलब इस पे बैन लगेगा। मैम नेक्स्ट ईयर से डीजल गाड़ियां नहीं आएंगी, हाँ नेक्स्ट ईयर से क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती है। तो यहाँ से ही देखोगे तुम लोग, ये देखो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डीजल में देख रहा ना इसके अंदर ज्यादा कार्बन और इसके चेन्स वो ज्यादा है, C14 to C20, तो ये वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये डीजल बंद कर दिया जाएगा। कहाँ पे थी मैं, हाँ यहाँ थे कि प्योर ऑयल क्या होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल, ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि उसमें जो बड़े जो कंपोनेंट्स थे ना क्रूड ऑयल के अंदर तो बड़े थे, अब हमने उनको छोटों में ब्रेक कर दिया, तो वो ज्यादा एक्टिव हो गए ना, तो ज्यादा हार्मफुल हो गए। रिफाइंड तो जैसे हम लोग भी रिफाइंड ऑयल अगर खाते हैं, सरसों का तेल ना खा के, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत वो होता है ना, अच्छा नहीं होता ना रिफाइंड ऑयल। कोई कौन कौन खाता है, कोई खाता तो नहीं है, लेकिन एक बार बीच में बड़ा क्रेज चला था ना, हर कोई रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल खा रहा था वो अपने आप को वो अच्छा समझते थे कि हाँ वेल ऑफ फैमिली से हैं भाई, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। जैसे रिफाइंड शुगर को भी मना करते हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये हम क्या पढ़ रहे थे, जो क्रूड ऑयल से कंपोनेंट निकलता है, पहले थे हाइड्रोकार्बन जिसमें BTX आता है, दूसरा है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि थायोफिन। The higher sulfur containing oil more than 3.7%, then it is called the sour oil. अगर उसके अंदर 3.7% से ज्यादा सल्फर होगा तो उसको हम sour oil बोलेंगे, वो चीप होगा। While oil with 0.1% of sulfur is called the low sulfur containing, that is sweet oil, and that is highly क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। अच्छी चीज तो एक्सपेंसिव होती है ना, चीप जो होगी उसके रेट कम होंगे, तो जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होगा वो चीप ऑयल होगा, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल डीजल भी ऐसा होता है ना, एक होता है नॉर्मल वाला होता है, एक पता नहीं कौन सा होता है, मैंने तो बस सुना है नॉर्मल डाल दो, एबनॉर्मल पता नहीं कौन सा होता है, एक स्पीड होता है। हाँ मतलब पता नहीं, मैंने सुना ही है बस, वो पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ शायद कोई डिफरेंस होता होगा उसमें ना। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये आएगा क्विनोलाइन, जो कि क्या करता है, नॉक्स प्रोड्यूस करता है। फिर है शेल ऑयल से, अभी क्वेश्चन आया हुआ था 2023
23 में एक क्वेश्चन आया है शेल ऑयल है ना. It Yes, is a ma'am. next generation potential source of fuel. It is a common sedimentary rock that contain organic material collectively called as kerogens, which consist of large hydrocarbon and small quantity of sulfur and nitrogen containing compound. ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है. फिर है टार सैंड. टार पहले भी बात कर चुके हैं क्या हम टार की. चारकोल लाइक प्रोडक्ट होता है ना. It is a mixture of sandstone and a black high sulfur tar like substance called bitumen. The bitumen in tar sand lies about 1 to 15%, जो रोड मेकिंग में काम आता है ना. Yes, ma'am. उसके बाद है octane rating of oil. The tendency of gasoline to cause knocking sound is rated to according to the scale for the octane rating. कि जो हमारा ऑयल है वो अगर कई बार होता है ना इंजन में से आवाज आती है, नॉकिंग साउंड बोलते हैं उसको, Yes, ma'am. ठीक है. तो ऑक्टेन रेटिंग पे डिपेंड करता है. A high content of straight chain hydrocarbon causes a fuel to burn before spark plug ignite. वो पहले ही जल जाता है जब तक वो इंजन सही से स्टार्ट भी नहीं होता. This premature ignition produces sound which causes loss of engine power. इंजन खराब हो जाता है ना ऐसे, ठीक है. Now isooctane has octane rating of 100, so it burns without. जिसकी 100 रेटिंग होगी वो बिना साउंड के बर्न करेगा, और जिसके अंदर 0 रेटिंग होगी उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है. अब देखो इस ऑक्टेन रेटिंग को एनहांस करने के लिए भी चीजें यूज की जाती थी. बिफोर 1975 द मोस्ट वाइडली यूज ऑक्टेन एनहांसर वाज टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम बोलते हैं, विच वाज इफेक्टिव एंड चीप. लेकिन क्या हुआ था इससे प्रॉब्लम हुई थी कि लेड क्या न्यूरोटॉक्सिक होता है ना, तो इसको बैन कर दिया गया था और इसके प्लेस पे एमटीबी मिथाइल टी ब्यूटाइल ईथर को यूज किया गया था, ठीक है. फिर आता है इथेनॉल. इथेनॉल को ग्रीन अल्कोहल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको ग्रीन अल्कोहल? क्योंकि इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन Sugar cane. और शुगर बीट. इस तरीके की क्रॉप से इसको लिया जाता है. इनके नाम याद रखना. इथेनॉल इज ग्रीन अल्कोहल. इट इज यूज्ड एज अ मिक्सचर विद गैसोलीन, ठीक है. It increases amount of oxygen and decrease CO2 or hydrocarbon emission. This mixture is called the gasohol. Gasoline और इथेनॉल को अगर हम मिक्स कर देंगे, however this gasol has lower energy density than gasoline. Vehicles are filled with E85. E85 जिस पे लिखा होगा it means उसके अंदर 85% gasoline है और 15% इथेनॉल है. Ethanol. Now E85 have higher emission of organic गैसेस. एक बायोफ्यूल की पॉलिसी भी आई हुई है ना 2018 में, ठीक है. एक बार वो भी पढ़ लेना आप लोग, कुछ रिसेंट उसमें है तो, ठीक है. अच्छा देखो E85 के क्या ड्रॉबैक है भाई. इट विल एमिट द फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाइलडिहाइड, ठीक है, विच विल कॉजेज द फोटोकेमिकल स्मोक. ये हमने पढ़ा था ना, फोटोकेमिकल स्मोक में ये दोनों होते हैं, भूल गए? Yes, ma'am. याद है. द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल नीड्स द डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉप. दिस कॉजेज द डेंजर टू फूड सिक्योरिटी. क्योंकि जो खाने वाली क्रॉप्स है उन्हीं से हम फ्यूल बना लेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी ना, ठीक है. नाउ मिथेनॉल. मिथेनॉल को बोलते हैं वुड अल्कोहल. अब ये वुड से बनता है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड एज सॉलिड पीसेस ऑफ वुड आर हीटेड. द वुडन स्ट्रक्चर ब्रोकन डाउन एंड रिलीजेस द मिथाइल अल्कोहल. मिथेनॉल बर्न्स विद लो फ्लेम टेम्परेचर, thus NOx emission is reduced, है ना. क्योंकि NOx तो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? फ्लेम टेम्परेचर कम है तो, क्योंकि उसको तो हाई टेम्परेचर चाहिए ना NOx को तो बनने के लिए. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे. नाउ मिथेनॉल बर्न्स कंप्लीटली, thus reduce the CO2 emission. जो चीज कंप्लीटली बर्न हो जाएगी वहां से CO नहीं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आता ही वहां से है जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ओके. लेकिन इसकी एनर्जी कंटेंट भी कम होती है गैसोलीन से. इट एमिट्स अ फॉर्मल्डिहाइड व्हिच एक्ट एज आई इरिटेंट, अगेन फोटोकेमिकल स्मोक. लो विस्कोसिटी होती है, thus it creates a problem with engine starting in cold region, ठंडे जगहों पे. उसके बाद है बायोडीजल. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि बायोडीजल कौन सा मेथड यूज करते हैं. दैट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांस एस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेपसीड, जट्रोफा, ठीक है, palm oil in presence of sodium hydroxide and potassium hydroxide. CO2 emission in case of biodiesel is 1/4 of standard diesel, ठीक है. 100% of biodiesel oil is called B100 और B20 का मतलब है कि 20 biodiesel और 80 गैसोलीन है, ठीक है बच्चे. इसके अंदर भी कम सल्फर कंटेंट होता है.
उसके बाद आता है नेचुरल गैस। इट हैज वेरिएबल अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2, नाइट्रोजन, H2S एंड हीलियम एंड लार्ज एल्केन्स। नेचुरल गैस के अंदर ये सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मीथेन होता है इसके अंदर। अब देखो, ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन द एल्केन एंड अदर कंपाउंड्स आर रिमूव, इन सबको रिमूव कर देते हैं एक्सेप्ट मीथेन एंड इथेन। इट इज ऑर्डरलेस गैस, सो वी विल ऐड द मिथाइल मरकैप्टन और इथाइल मरकैप्टन और थायोफिन टू हैव स्मेल, और इसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। अब एलपीजी क्या होता है? अगर इस नेचुरल गैस में से प्रोपेन और ब्यूटेन को अगर हम निकाल लें, क्योंकि एल्केन्स है ना इसके अंदर बहुत सारे, Yes, ma'am. तो एलपीजी किसका होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। Hmm. हीलियम, और जो ऊपर हीलियम भी था ना उसमें नेचुरल गैस में, उसको किसके लिए यूज करते हैं? फॉर फिलिंग द एयर बैलून्स एंड यूज टू कूल द सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक, यूज फॉर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है, एमआरआई होता है ना जो। Natural gas is considered as green fuel as it produces large amount of CO2 as compared to any other fuel, less carbon monoxide but higher NOx produce. ठीक है। ग्रीन फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कम CO2 होता है। एक सेकेंड, उसके बाद है सीएनजी। सीएनजी में क्या होता है? इट कंटेन्स प्योर मीथेन विद वेरी लो परसेंट ऑफ इथेन। एलपीजी में तो मीथेन और इथेन दोनों थे। It produces low CO2 and low carbon monoxide due to its complete burning, but produce high concentration of NOx due to high calorific value. Direct release of CNG may cause global warming because of release of methane. अगर हम CNG को सीधा एटमॉस्फेयर में विदाउट बर्न किए डाल देंगे, तो इसके अंदर तो पूरा मीथेन, एंड मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन CO2 ना, ठीक है। तो इनको जब पढ़ोगे ना तो उस तरीके से पढ़ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ से। उसके बाद है बेटा बायोगैस क्या होती है? इट कंटेन्स मीथेन 60% एंड CO2 40%। इट आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 4 फेजेस होते हैं इसके अंदर। जो लैंडफिल मैंने पढ़ा दिया ना आपको, हाँ, लैंडफिल में जिस तरीके से होता है, देखो सबसे पहला होता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, क्योंकि हमने जो बायोगैस बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल डाला है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होगा ना, है ना। कोई भी प्लांट किचन वेस्ट डाला, कुछ भी वेस्ट तुमने डाला है अगर, या कुछ भी वेस्ट डाला तो वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल होंगे ना, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, लाइक प्रोटीन। यही तो होता है हमारी बॉडी के अंदर, फैट्स एंड ऑयल ब्रोकन इनटू शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। फिर एसिडोजेनेसिस होगा, ये अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड में चेंज होंगे, इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। उसके बाद एसिडोजेनेसिस, ये ऑर्गेनिक एसिड चेंज हो जाएंगे एसीटेट में, and after that methanogenesis, these acetate are changed into methane or CO2. Okay. अब ये ना कल कराऊंगी मैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी रह गया है। प्लीज क्वेश्चंस कर लेना लेकिन इसके ना, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, तभी डाउट आएंगे। मैम इससे लाइफ टाइम वाला आता है ना? हाँ, इससे आते हैं क्वेश्चन लाइफ टाइम वाले। ठीक है बच्चों, चलो बाय, गुड नाइट। Good night, ma'am. Thank you, ma'am.